नमस्कार साथियों। बिना बताए गायब हो जाने के लिए माफ़ी के साथ यह आग्रह कि सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर जब आऊँगा तब पता चल जाएगा। और नहीं आने का कारण यही है कि वीडियो संपादन मैंने सीखा नहीं और उसके बिना बात बन नहीं रही है। फिर भी आज की कहानी सुनाता हूँ। आज राहुल गांधी, हिंडनबर्ग, अडानी पर रहा नहीं जा रहा है, कुछ न कुछ बताना ज़रूरी है। मामला बहुत बढ़िया और दिलचस्प है। तो हुआ ये कि फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी थी और उस पर अडानी समूह ने एक कॉन्ट्रडिक्शन भेजा था कि आपकी खबर ऐसे ऐसे गलत है और इसको हटा दीजिए। पर फाइनेंशियल टाइम्स ने कह दिया कि हम वो खबर नहीं हटाने वाले हैं। आज ये खबर हिंदुस्तान के अखबारों में छपी है। अमूमन तो अडानी और सरकार के खिलाफ कुछ छपता नहीं है, तो जो विदेश में छपता है उसी से बात होती है। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अब ये आया। बीच में जब इन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन भेजा था तो सन्नाटा छा गया था। लोगों को लगा कि अरे ये तो बड़ा तकनीकी मामला है, और तकनीकी मामला है भी। तो अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को अगर अडानी समूह कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो अब कौन कहाँ से सबूत लाया। और वैसे भी कुछ दे तो रहे नहीं लोग, कुछ ट्रांसपेरेंसी है नहीं। मामला ही यही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो कुछ दिन शांति रही, लेकिन आज जब उसने कह दिया फाइनेंशियल टाइम्स ने कि हम अपनी खबर नहीं हटाते और हमारी खबर सही है, तो इस खबर को या इस मामले को फिर से देखना बनता है। तो आइए बताते हैं कि मामला है क्या और उसमें क्या होना चाहिए, क्या हो, क्यों अभी तक मामला बना हुआ है और सरकार क्यों इतनी तरह शांत हो गई है और कोई जवाब नहीं दे रही है, वगैरह वगैरह। कुल मिला के इन सब बातों से बिल्कुल साफ हो चुका है और लोग कि कुछ तो गड़बड़ है। और कुछ तो गड़बड़ नहीं है, थोड़ा बहुत गड़बड़ होता तो बता ही देती सरकार। पूरी तरह मामला बहुत ही गड़बड़ है। तो हो ये रहा है कि इतनी कान फाड़ू चुप्पी और बोलने वालों का काल, दोनों साथ साथ चल रहा है। एक तो जिसको बोलना है वो बोल नहीं रहा है, और मामला क्या है, इस पर क्या बताना चाहिए, ये बता सकने वाले तो बहुत लोग हैं। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इस मामले को समझता है, बता सकता है। शेयर बाजार में काम करने वाले लोग जानते समझते हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन बोलने वालों के बावजूद बोलने वालों का हरा भरा अकाल है। तो इसलिए हम जैसे लोगों को, जो जिनका यह विषय नहीं है और बहुत अंदर नहीं घुसते, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो बताना ज़रूरी है। मशहूर पत्रकार परंजय गुहा ठकुराता इस बारे में बता चुके हैं, और आकार पटेल जैसे ढेरों उदाहरण हैं कि सरकार के खिलाफ जिसने बोला उसको फंसा दिया, कुछ नहीं तो विदेश जाने से रोक दिया। तो इस बार हुआ है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने जब खबर छाप दी तो लगा कि मामला तो गंभीर है, और उसका औपचारिक खंडन कर दिया गया। और खंडन करके उस खंडन की कॉपी को लगभग सभी संबंधितों को, वो कहते हैं ना, टू ऑल कंसर्न, भेज दिया गया सबको। और इससे जो छोटी साधारण रिपोर्टिंग कर रहे हैं, छोटी मैंने आजकल तो अखबार तो कुछ कर नहीं रहे, या जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस है जिनका ये काम है वो तो कुछ कर नहीं रहे। तो जो हम जैसे लोग कभी कभी लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं या कहीं कहीं लिखते हैं, उन जैसे लोगों के लिए बड़ी चुनौती थी कि फाइनेंशियल टाइम्स को अडानी ग्रुप के कॉन्ट्रडिक्शन का जवाब हम कहाँ से दे सकते हैं। और जो फाइनेंशियल टाइम्स को कॉन्ट्रडिक्शन भेजा गया है तो उसके जवाब का इंतजार कर लिया जाए, तभी कुछ बात समझ में आएगी। तो वही हुआ, सब लोग इंतजार करते रहे, और आज जब जवाब आया तो आज मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। अब इससे पता चलेगा कि आगे लोगों को क्या करना है या लोग क्या करते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी। इसमें सबसे दिलचस्प बात अडानी के मामले में यह है कि राहुल गांधी का जो एलिगेशन है कि 20,000 करोड़ कहाँ से आए वो बताइए, वो तो अपनी जगह है ही है, उस पर कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये है कि वो सरकार ने खूब प्रचार किया, सेल कंपनी बंद करा दी, वगैरह वगैरह। 2 लाख से ज़्यादा सेल कंपनियां बंद कराने का दावा किया था सरकार ने, और खूब ढिंडोरा पीटा गया। मोटे तौर पर यह प्रचार किया गया कि इससे देश में काला धन आता है सेल कंपनियों से, और वो बाकायदा निवेश हो जाता है, और पूरी साइकिल जो है करप्शन और ब्लैक मनी की चलती रहती है। और मोदी जी ने जैसा कहा था, करप्शन और ब्लैक मनी दोनों को रोक देंगे, तो उसके लिए वो प्रचार किया जाता रहा कि हमने शेल कंपनी बंद करा दी, वगैरह वगैरह। दरअसल कहानी
यही बनाई गई थी कि रिश्वत का पैसा विदेश में लिया जाता है और वहीं से किसी सेल कंपनी के जरिए भारतीय कंपनी में निवेश कर दिया जाता है। इसे पकड़ना और साबित करना मुश्किल है, इसलिए सेल कंपनियों के खिलाफ सख्ती के प्रचार से भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ सख्ती का प्रचार किया गया। जनता ताली थाली बजाती रही। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और फिर शराब नीति बदलने के लिए 100 करोड़ रुपए लेने रिश्वत 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में मनीष सिसोदिया को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन 100 करोड़ रुपए लेने के आरोप होने के बावजूद मनीष सिसोदिया या उनके किसी रिश्तेदार के पास कोई पैसा मिला नहीं है। तो भले ही इसमें पैसे लेने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है लिए होने की, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि ब्लैक मनी विदेश में लिया और वहाँ से अगर इंडिया में आके निवेश हो गया तो क्या हो गया। तो मुझे तो ये भी लगता है कि वो पैसा मनीष सिसोदिया का भी हो सकता है अगर वैसे ही आ रहा था तो, और इसलिए भी उसकी जांच कराई जानी चाहिए। पर ठीक है, उसकी तो जांच वो अलग कहानी है, दोनों अलग अलग है। मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, मुझे जुड़ता हुआ भी दिखता है, तो खैर वो अलग मामला है। तो और पता नहीं वो कभी स्पष्ट होगा नहीं, मनीष सिसोदिया छूट जाएंगे और वो नहीं होगा, इसलिए उस पर ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी यही माना जाए कि मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है, फिर भी अभी तो वो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जांच महत्व। गड़बड़ यह है कि मतलब ये मामला जो है, सरकार इतना प्रचार करती रही कि भ्रष्टाचार दूर करना है, काला धन रोकना है, और ये 20,000 करोड़ थोड़ा बहुत नहीं है, 20,000 करोड़ रुपए बहुत है। और अब उसमें कौन किसके लिए क्या बोल रहा है, मैंने 1-2 करोड़ रुपए में तो सारा खेल करप्शन का तो एक कुछ करोड़ रुपए का होता है। हाँ, तो 20,000 करोड़ में कितने लोग करप्ट हो जाएंगे, कितने लोग झूठ बोलेंगे, कितने लोग दल बदल लेंगे, कितने लोग क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है, बहुत मुश्किल मामला है। तो इसलिए इस पर नज़र रखना दिलचस्प है, और नहीं बोलना किसी का, सरकार का, और बोलने वाले का चुप हो जाना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मामला होगा। सेल कंपनियों के मामले को ऐसे समझिए कि सड़क पर गाड़ियां चलती है तो दुर्घटना होती है, इसलिए गाड़ियों का चलना बंद कर दिया जाए। कायदे से सरकार को सेल कंपनियों से होने वाले नुकसान को रोकने का उपाय करना चाहिए था, और उसके लिए सब है ही है, मैंने इनकम टैक्स से लेके कंपनी और ये वो सारी एजेंसी सब कुछ है ही है। तो उसको बंद कर देना तो वैसे ही था कि आप गाड़ियों को सड़क पे चलने नहीं दे के दुर्घटना हो जाती है, वैसे ही जैसे लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन का मकसद तो यही था ना कि उससे कुछ टाइम मिल जाए, उसके दौरान व्यवस्था कर ली जाए, लेकिन व्यवस्था नहीं हुई, और वही सेल कंपनियों के मामले में भी हुआ। लेकिन बात उतनी ही नहीं है। अगर अडानी की कंपनी में सेल कंपनी से पैसा आया और जब मामला गंभीर हुआ तो सरकार ने कह दिया कि विदेशी सेल कंपनी के मामले में हम कुछ कर ही नहीं सकते, और देश में सेल कंपनी कौन है उसकी कोई परिभाषा ही तय नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि सेल कंपनियों का प्रचार कितना कमजोर या लचर था। ऐसे में सेल कंपनियों को बंद कराने का प्रचार, और अब सेल कंपनी के जरिए अडानी कंपनी में पैसे आने का आरोप, और वो 20,000 करोड़ रुपए, और राहुल गांधी का उस पर अड़ जाना, और सरकार का बुरी तरह परेशान हो जाना पूरे मामले को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, और इसमें कुछ बताने छिपाने के लिए रह नहीं जाता है। लेकिन सरकार सरकार है, वो अपने ढंग से काम कर रही है, और उसका निपटने का तरीका अलग है। जो राहुल गांधी के दमन के रूप में सामने आया, उनकी सदस्यता चली गई, बंगला खाली करने का मूल मुद्दा यही था कि कोई भी डर जाता है, या कोई भी उससे कहेगा कि यार छोड़ो, कहाँ इस झंझट में पड़ रहे हो, रहने दो, अब क्या किया जा सकता है, नहीं मान रहे हैं तो वगैरह वगैरह, तुमने अपना तो काम कर लिया वगैरह। तो राहुल गांधी को इस तरह से लोग समझाते होंगे, समझाने वाले होंगे, लेकिन राहुल गांधी का अपना कॉन्फिडेंस है, और उनको पता है कि ये कितना बड़ा घपला है, या कितना ज़रूरी है, देश के साथ कितना बुरा हुआ है, इसलिए वो अपने हिसाब से इसमें लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो मुफ्त का नहीं है, और राहुल गांधी अगर लगे हैं तो कुछ दम है। और फाइनेंशियल टाइम्स अगर अपनी रिपोर्ट पर डटा हुआ है तो भी साबित होता है कि उसमें दम है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वो 150 पेज की थी, 150 पेज के आसपास की थी, और उसमें जितने मामले हैं वो 1-2 तो नहीं है, और इन मामलों की चर्चा होती रही है। उसमें कौन कंपनी का डायरेक्टर है, कौन नहीं होगा, किस कंपनी से किस में पैसा आया, किस कंपनी से डिफेंस में इन्वेस्ट हुआ, वगैरह वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी गड़बड़ियाँ तो हजारों हैं, उनकी तो चर्चा ही नहीं है। वो सब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी सारा नहीं हो सकता है। कौन डायरेक्टर है, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, उस पर चोरी का आरोप है,
या कोई किसी तरह का आरोप है इसलिए उसको डायरेक्टर नहीं होना चाहिए था, तो कह दिया कि नहीं वो तो डायरेक्टर नहीं है जी। बाद में कहा गया कि नहीं वो तो उस कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो पता चला वो कंपनी तो इन्हीं की है। इस तरह के जो गड़बड़ घोटाले हैं उस सब पर लोग लिखते रहे हैं और सब लोग जानते हैं, सब पब्लिक डोमेन में है। वो अपने आप में पर्याप्त है। सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए के मामले में जब अडानी जी का खंडन आ गया कि नहीं जी वो तो गलत है और आप अपनी खबर हटाइए, और आपने उसको ठीक से समझा नहीं और ठीक से रिपोर्ट नहीं किया वगैरह वगैरह, जो अडानी का कॉन्ट्रडिक्शन था वही था जिससे काफ़ी लोग सहम गए थे कि अरे ये मामला तो लगता है कि प्रूव नहीं होगा। लेकिन जो अब कॉन्ट्रडिक्शन आने के बाद लगता है कि मामला दम है। और आज मैंने भी उसको जब पूरे मामले को पढ़ा, मैंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पहले ट्रांसलेट किया था तो मैं उसके बारे में जानता ही हूँ। फिर इनका कॉन्ट्रडिक्शन आया था तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन को पढ़ा था। अब फाइनेंशियल टाइम्स करने जो अपना जवाब दिया है वो सब पढ़ा, तो सब पढ़ के मुझे लगता है कि इतना हल्का मामला नहीं है कि आपने कह दिया कि नहीं जी गलत है और कोई गलत मान लेगा। और जो लिख रहा है इतना दबाव और इतना सब होने के बावजूद वो ऐसे ही नहीं लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो मोटी बात ये है कि एक तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है जितनी होनी चाहिए पूरे मामले में। अगर आप कोई भी कंपनी पूंजी बाजार से पैसा लेती है, इंटरनेशनल लेवल पे अडानी ले रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डरेंगे। तो लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत और कुछ बड़ा खेल तो है ही है। और चूंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उससे लगा खराब है तो डाउन हो गया। तो जो उसको आर्टिफिशियली शेयर मार्केट को बढ़ाया गया था, ये भी ऑलमोस्ट उसी से प्रूव हो जाता है। तो सब मिला जुला करके अब जब फाइनेंशियल टाइम्स ने कह दिया है कि हम अपनी स्टोरी कम नहीं करेंगे, रादर डाउन नहीं करेंगे, और डाउन नहीं की और इनके कॉन्ट्रडिक्शन को, तो खुला ओपन चैलेंज है कि भाई आओ जाओ कोर्ट में केस करो वगैरह वगैरह। केस इन्होंने किया नहीं अभी तक कुछ, तो इससे भी लगता है कि मामले में दम है। तो अब टेलीग्राम अब जो माने फाइनेंशियल एक्सप्रेस का जो वो है रिपोर्ट है, और जिस पर वो फाइनेंशियल टाइम्स स्टैंड करता है, उसमें बहुत संक्षेप में भी बात कर ले तो भी मैंने वैसे तो ऐसे ही प्रूव्ड है कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही है और इंक्वायरी की ज़रूरत है ही है। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बहुत सरसरी निगाह से बात करें, या जो खबरें छपी हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ और उसके बाद जो जवाब आया है, तो बहुत डिटेल में गए बिना भी लगता है कि इंक्वायरी तो बनती है और ऐसा नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी है उसकी अपनी सीमा है, और सरकार या सरकार के समर्थक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंक्वायरी तो हो रही है, फिर क्या ज़रूरत है। फिर अपने पवार साहब ने कह दिया कि वो उसके पक्ष में नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से सरकारी कोशिश और अडानी की तरफ से ये कोशिश चल रही हो सकती है कि इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना सीधा और इतना छोटा मोटा मामला नहीं है कि इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। और इंक्वायरी से भी सारी बातें साफ नहीं होंगी, और सब होने के बावजूद सजा वजा हो जाए ये सब तो बहुत दूर की बात है, ये सब तो बहुत समय लगेगा उसमें। लेकिन अभी लोग ये मान ले कि हाँ जी ये गलत है और ये गलत हुआ है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है कि हाँ गड़बड़ तो हुआ ही है, कुछ गड़बड़ तो होगा ही, और अगर गड़बड़ नहीं है तो ऐसा क्यों है, इसका भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो अब मोटे तौर पे ये देखिए कि 22 मार्च को ये खबर छपी थी अपनी फाइनेंशियल टाइम्स में, जिसका हेडिंग था आंकड़ों से पता चलता है कि अडानी का साम्राज्य विदेशी फंडिंग पर आश्रित है। इससे पहले अडानी ने राहुल गांधी का पर भाषण दिया था जिसको एक्सपंज कर दिया गया था। बीच में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, बंगला खाली कराने का नोटिस दिया गया। ललित मोदी, वो मोदी वाले मामले में मोदी जिस पर केस हुआ और जिस पर सजा, उसमें ललित मोदी भी केस करेंगे। उन्होंने कहा कि वो लंदन में राहुल गांधी पे मुकदमा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात हुई थी कि ललित मोदी के वकील थे सुषमा स्वराज के पति, और उनकी बेटी बांसुरी वो भी वकील है, वो उनकी वकील रही हैं। ये पुरानी बात है। बांसुरी को अभी बीजेपी में ऑफिस बेरर बनाया गया, और जिस दिन बनाया गया उसी के अगले दिन या उसी के आसपास ललित मोदी कह रहे हैं कि लंदन में केस करेंगे। तो ये सब इंटरेस्टिंग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। और आपको याद ही होगा कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे उन्होंने विदेश में जो कहा था उसके लिए, और फिर राहुल गांधी बोल रहे थे कि मुझे बोलने दिया जाए तो मैं माफ़ी मांगे, एक तरफा आरोप है, मुझे अपनी बात रखने दी जाए, मैं बोलूँगा तब तो माफ़ी मांगूंगा वगैरह वगैरह। तो ना राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी और ना उनको बोलने दिया गया। 6 अप्रैल को संसद का कार्यकाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 10 अप्रैल को अडानी समूह ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि अपनी रिपोर्ट हटा लें, जिस खंडन की मैं बात कर रहा था।
इसकी कॉपी सभी पत्रकारों को भेज दी गई और पत्रकारों को, जैसा मैंने पहले कहा, कि वो डर गए कि भाई अगर अडानी इतने जोरदार ढंग से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो ज़रूर कुछ खबर में गड़बड़ है। तो सब लोगों ने पूरे दिन 10 दिन सन्नाटा रहा और लगा कि बात बन गई, संसद का सत्र खत्म हो गया, राहुल गांधी अब कहाँ बोलेंगे कि क्या बोलेंगे। तो हालांकि राहुल गांधी बोल ही रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर वो रोज उन्होंने फिर एक नया आरोप भी लगाया उन्होंने, लेकिन वो सब अपनी जगह वो अलग बात है। तो लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के डटे रहने से इस मामले को और ज़्यादा गंभीरता मिली है, मजबूती मिली है। इसमें माने मामला ये है कि अडानी के समूह में जो इन्वेस्टमेंट आया है विदेश से, उसमें ये फैक्ट है, माने ये पहले खबर में छपी थी और उसी सबको कॉन्ट्रडिक्ट किया था, लेकिन ये फैक्ट है, उसी को नहीं कॉन्ट्रडिक्ट किया था एग्जैक्टली कि आपने ऐसे नहीं लिखा, ऐसे है ये, ऐसे नहीं वैसे। उसमें मूल बात ये भी है कि ये सब ऑन रिकॉर्ड है और 2015 से ऑन रिकॉर्ड है। तो मुझे हंसी इसी भी आ रही है कि 2015 से ऑन रिकॉर्ड है और इसमें तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो मूल मुद्दा ये है कि विदेश से पैसा नहीं आना चाहिए था, आया तो किसका है ये क्लियर होना चाहिए था। अडानी समूह में इतने पैसे आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो आए हैं वो किसके हैं ये क्लैरिफाइड नहीं है। और अडानी समूह ने अपने कॉन्ट्रडिक्शन में यही कहा है अभी तक कि ये तो भाई सब पब्लिक को पता है, तो 2015 से है। तो मूल मुद्दा, या मुझे लगता है कि आरोप ही यही है कि सरकार के संरक्षण में हुआ और सरकार को पता था, उसने होने दिया। तो अगर सरकार को पता है और आपने लिख दिया कि हाँ यहाँ से आए हैं और वो गलत है, तो लिख देने से तो बात नहीं बनेगी ना। उस पर जिसको एक्शन लेना चाहिए था उसने एक्शन नहीं लिया, यही तो मुद्दा है। और ये ऑलमोस्ट सवाल जवाब, आरोप और उसके स्पष्टीकरण से प्रूव्ड है। तो अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन अब सरकार है और अडानी है, तो चल रहा है। तो एक विश्लेषण के अनुसार 17 से 22 तक, 2017 से 2022 तक भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मद में आय भुगतान का 45.4%, लगभग आधा, विदेशी कंपनियों से जो भी आया वो अडानी के लिए आया है। इस अवधि में कुल राशि 5.7 अरब डॉलर बताई गई है। इस आंकड़े से यह तथ्य रेखांकित होता है कि अडानी को अपना विशाल समूह बनाने में किस तरह की मदद मिली है, जो पैसा आ ही नहीं सकता था, या किसका है ये पता नहीं है, वो यहाँ लगा हुआ है। और उस अडानी समूह का जो रक्षा क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के लिए भी काम करते हैं वगैरह वगैरह, वो सब खतरा है। और जो नहीं होना चाहिए वो सब है, वो अपनी जगह है। और अडानी प्रधानमंत्री के मित्र हैं, इसे तो प्रधानमंत्री ने तब भी नहीं छिपाया था जब वो कहते थे कि उनका कोई नहीं है। बाद में पता चला कि उनकी पत्नी तो है ही है, भाइयों का भरा पूरा परिवार है, बच्चे सब कुछ हैं, और सब अपनी अपनी जगह छोटा बड़ा जैसा भी है कुछ कारोबार करते हैं, वो सब तो है ही। लेकिन अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ऐसे बोल रहे थे उनका जैसे उनका कोई नहीं है, और ये कहा ही गया था कि वो किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे। अब अडानी के लिए भ्रष्टाचार करेंगे ये मुद्दा ही नहीं था, और अडानी उनके मित्र हैं, इसको उन्होंने छिपाया भी नहीं। तो अब अगर ये लग रहा है कि अडानी को प्रधानमंत्री से मदद मिली या प्रधानमंत्री ने उनकी मदद की, तो इसमें गलत या कुछ शक शुबह की तो बात ही नहीं है। तो वो तो माना हुआ है, और उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए, और नहीं हो रही तो इसलिए नहीं हो रही कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं या प्रधानमंत्री के करीबी हैं, इसलिए नहीं हो रहा। तो इसलिए ये सारा केस अब बन गया है कि गड़बड़ है और प्रधानमंत्री उसकी जांच नहीं होने दे रहे हैं। जहाँ तक परिवार से जुड़े, और हाँ, ये जो विदेशी कंपनियां हैं जिनसे पैसा आया है ग्रुप में, वो अडानी समूह के परिवार के लोगों और उनके बहुत करीबी लोगों की कंपनियां जिनका पैसा है। और राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जानता हूं कि ये पैसा अडानी परिवार का नहीं हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि अडानी ग्रुप के किसी की कंपनी में, मैंने भाई की कंपनी में, भतीजे की कंपनी में, चाचा मामा किसी की कंपनी में, जो रिश्तेदारों की कंपनी है, किसी ने पैसा डाला जो अडानी का पैसा होकर अडानी की कंपनी में आ गया। तो वो पैसा अगर अडानी का ही होता तो बता देने में कोई दिक्कत ही नहीं थी कि हाँ भाई हमारी इस कंपनी से आया और हमने इस कंपनी से कमाया, हमारा इस कंपनी है, हमने यहाँ इस पेमेंट में किया, इतने तारीख को पेमेंट किया, इस चेक से आया, इस कंपनी से आया, इस कंपनी में गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जिस कंपनी ने यहाँ दिया है भारत की अडानी की कंपनी को, उस कंपनी के पास वो पैसा कहाँ से आया वो क्लियर होता तो बता देने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो वो नहीं बताया जा रहा है, और स्पेसिफिक सवाल यही है कि वो 20,000 करोड़ कहाँ से आए।
तो उस स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं है, और यही शक का सबसे बड़ा कारण है। और अभी तक जो खबर छपी है, जो खंडन आया है, जो उसका जवाब है, उससे मुझे भी कहीं वो पैसा दिखाई नहीं दे रहा है। और ट्रांसपेरेंसी चूंकि नहीं है, तो इसलिए सब लोग ये कह रहे हैं कि वो पता ही नहीं चल रहा है। तो पता नहीं चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, जो रिक्वायर्ड ट्रांसपेरेंसी है वो भी नहीं है, तो गड़बड़ तो है। तो इंक्वायरी वो जांच, पता तो जांच से ही चलेगा। अब जांच ही नहीं होनी है किसी चीज़ की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो तो उससे बदलेगा नहीं। तो उसमें जो अब इसमें यह है कि एक जो खबर थी कि परिवार से जुड़े विदेशी संस्थाओं से अडानी समूह में जो धन प्रवाह की पूरी मात्रा और अधिक होने की संभावना है 45.6% से ज़्यादा, क्योंकि एफडीआई डेटा केवल विदेशी निवेश के हिस्से का ही होता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 23 जनवरी को आई थी, और तथ्य है कि सितंबर 22 तक अडानी समूह भारत के सबसे बड़े धन प्राप्तकर्ताओं में से एक था। 23 जनवरी और सितंबर 22, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने ही बचते हैं, तो इतनी तो रिपोर्ट बनाने में लगेगा ही। तो इसलिए 23 जनवरी, इसलिए 22 सितंबर तक का डाटा लिया गया है, और उस हिसाब से विदेश से जो पैसा आता था उसमें सबसे ज़्यादा अडानी समूह में आया है। इसे आधिकारिक तौर पर एफडीआई के रूप में दर्ज किया गया था, और देश में जो पैसा आया उसका 6% अडानी को गया। 12 महीने की अवधि में समूह ने जो एफडीआई सूचीबद्ध की है वह $2.5 बिलियन है, और इसमें से 526 मिलियन अडानी परिवार से जुड़ी मॉरिशस की 2 कंपनियों से आए हैं, जबकि लगभग 2 बिलियन अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी से आए हैं। यह एफटी की रिपोर्ट का भाग है जिसे टेलीग्राफ ने आज छापा है। अडानी कंपनियों से अस्पष्ट विदेशी निवेश की पूरी सीमा इससे भी अधिक होगी। आधिकारिक एफडीआई आंकड़ों में न तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शामिल है और न ही सूचीबद्ध कंपनियों में उनकी चुकता पूंजी के 10% से कम के निवेश शामिल है। संगठन मतलब कॉलंगरेट, अडानी कॉलंगरेट, जो अडानी समूह पूरा कि एफडीआई की आपूर्ति करने वाली अधिकांश अपतटीय सेल कंपनियों को अडानी के प्रवर्तक समूह के हिस्से के रूप में दिखाया है, जिसका अर्थ है कि वे अडानी या उनके निकट परिवार के करीब से जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अपतटीय संस्थाओं की भूमिका पहले से ही एक बीजांटीन कॉर्पोरेट संरचना बनाती है, कुछ तकनीकी मामला है वैसी बनाती है, जो अडानी समूह के सैकड़ों सहायक कंपनियां हैं, और संबंधित लेन देन का खुलासा किया गया है। इससे पूरे मामले में माने सैकड़ों कंपनियां हैं जो अडानी समूह के एक दूसरे से देती लेती हैं, और वो सब अकाउंट में है। तो उसका खुलासा किया गया हो, जैसा अडानी ने कहा कि वो तो सब बुक में है, लेकिन 2015 से है। नोट करने वाली बात यह है। टेलीग्राफ ने बताया है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट यूनिट के प्रोफेसर जोनस हीज को उद्धृत किया है। मैं उनका कहा कोट में आपको बताता हूँ। कोट, उनका कहना है कि आप इसे इतना जटिल क्यों बना देते हैं कि बाहरी लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाए। मैं समझता हूँ कि यह एक जायज़ सवाल है जो पूछा जा सकता है, अनकोट। मतलब अकाउंटिंग अडानी समूह का इतना मुश्किल है कि बाहरी लोगों को समझना ही मुश्किल है। और अकाउंट के जानकार प्रोफेसर का कहना है कि ऐसा नहीं बनाया जाना चाहिए। और इसी पर वो दिलचस्प खुलासा है कि सब 2015 से सब पब्लिक डोमेन में है, इसलिए उसमें कुछ गड़बड़ नहीं मानना चाहिए आपको। लेकिन हम लोग इसीलिए गड़बड़ मान रहे हैं कि 2015 से पहले क्यों नहीं खुलासा था, तो वो अलग मामला है, और वो जांच वाच होगी तभी पता चलेगा। अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तक मैं ये समझता था कि राहुल गांधी को 20,000, राहुल गांधी जितना सीरियसली एलिज कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपये किसके बता दो, 20,000 करोड़ रुपये किसके हैं बता दो, तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उनके बॉडी लैंग्वेज या उनके स्टाइल से मुझे लगा कि राहुल गांधी को पता है कि वो पैसे किसके हैं, और वो जानते हैं कि सरकार या अडानी बताएंगे नहीं कि किसके हैं। लेकिन आज पूरे मामले को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि उनको पता हो कि पैसे कहाँ से आए हैं। पैसे आए हैं, ये काफ़ी है, और सरकार बता नहीं रही है, इसका मतलब कि वो गड़बड़ है, नहीं तो बता दी होती अभी तक। तो इसलिए उनका कहना जो है बिल्कुल गंभीर है। और अगर राहुल गांधी इतना जोखिम लेकर ये सब कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो इसको समझना चाहिए और इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उनको दाद देनी चाहिए। लेकिन जो सरकार ने अभी तक राहुल गांधी की छवि बनाई है, उसके अनुसार जो नहीं समझ रहा है वो अपना नुकसान, मुझे तो लगता है जो नहीं समझ रहा है वो अपना ही नुकसान कर रहा है। फिर भी राहुल गांधी की तारीफ करने वाली बात है कि 20,000 करोड़ रुपए के मामले में वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आया है, और जिसका स्रोत सरकार बता नहीं रही है, बता नहीं सकती है। हालांकि
मेरे इस कहने का मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी को सोर्स पता है या मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। मैं सिर्फ अटकल लगा रहा हूँ कि राहुल गांधी को अगर नहीं भी पता हो तो पूरी रिपोर्ट से ये लग रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए तो आए हैं। किसके हैं वो सरकार को अगर बताना होता या बताने लायक होता तो सरकार बता देती। और ये अकाउंटिंग का इतना उलझा हुआ मामला है और या लोगों ने इतनी जानकारी उसमें से निकाल ली है नहीं बताने के बावजूद कि अब कोई ये जोखिम नहीं लेगा कि कह देगा कि फलाने का है ढिमकाने का है, क्योंकि वो पोल खुल ही जाएगी। तो इसलिए पूरा मामला बहुत दिलचस्प है और इस पर सरकार कुछ करे न करे, सुप्रीम कोर्ट कुछ करे न करे, कुछ हो या ना हो, मामला तो नज़र रखने लायक है ही है। और इस पर क्या होगा, क्या हो सकता है, इस पर कुछ किया नहीं जा सकता, सिर्फ देखना है। इंतज़ार करिए, मैं भी आपके साथ देख रहा हूँ। कुछ मुझे पता चला, कुछ दिलचस्प हुआ तो फिर बताऊँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।